हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी जी पैट टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हम डिस्कस करेंगे पेरेंटल फॉर्मुलेशंस में जितने भी पीवाईक्यूज अभी तक आए हुए हैं। पेरेंटल फॉर्मुलेशन से जितने भी क्वेश्चन जी पैट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आज यार फटाफट से फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जी पैट 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे पेरेंटल की बात करेंगे हम लोग, कुछ स्टरलाइजेशन के क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस अभी हम माइक्रोबायोलॉजी का जब वन शॉट लेंगे तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो तो कंप्लीट हो जाएगा। विच माइक्रोब इज यूज फॉर द वैलिडेशन ऑफ स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम स्टरलाइजेशन जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस से करते हैं तो उसको वैलिडेट करने के लिए कौन सा जो हमारा माइक्रोब है वो यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है बैसिलस स्टीरियो थर्मोफिलस, दूसरा है अपने पास स्यूडोमोनास डिमिन्यूटा, थर्ड ऑप्शन है जो है बैसिलस सब्टिलस, एंड लास्ट ऑप्शन है स्यूडोमोनास एरोगिनोसा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तब उसके बाद फिर मैं आंसर बताऊंगा तो आपको मैच करना है उसको। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा अपने पास आपका स्यूडोमोनास डिम्यूनिटा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास डिम्यूनिटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है अपने पास कि द ऑयल विच इज यूज इन अ पेरेंटल प्रोडक्ट कैन नॉट कंटेन। अब देखो यहाँ पे एक चीज मेंशन है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो आप देखो यहाँ पे कैन नॉट दिया हुआ है, नॉट, एक्सेप्ट, फॉल्स, ये सारी चीजों पे आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑयल नहीं हो सकता। वाटर फॉर इंजेक्शन है ऑप्शन, पैराफिन ऑयल है आपका ऑप्शन में, पीनट ऑयल है और ग्लिसरीन है। अब देखो मैं आपको बता दूं कि जो ऑयल्स यूज होते हैं आपके, ठीक है, वो आपके ऑयल्स कौन कौन से यूज हो सकते हैं। आपके कॉर्न ऑयल यूज हो सकता है, ठीक है, आपका ऑलिव ऑयल यूज हो सकता है, ठीक है, आपका सोयाबीन ऑयल यूज हो सकता है, ठीक है, आपका कॉटन सीड ऑयल यूज हो सकता है, ठीक, आपका सेसमे ऑयल यूज हो सकता है और आपका पीनट ऑयल भी यूज हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल केवल दो ही है ऑप्शन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था, द ऑयल। अब ऑयल क्या है, वाटर फॉर इंजेक्शन ये ऑयल नहीं होता, ग्लिसरीन ये भी आपका ऑयल नहीं होता। तो ये दो ऑप्शन आपके पहले ही इलिमिनेट हो गए। तो ऐसे इलिमिनेशन से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बचे दो, पैराफिन ऑयल और पीनट ऑयल। तो वही मैंने बताया कि पीनट ऑयल यूज होता है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैराफिन ऑयल विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड दैट इज पैराफिन ऑयल नहीं यूज हो सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू अ लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल इज नॉट एडवाइज्ड। ऐसा कौन सा है जिसको हम लोग लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल में यूज नहीं कर सकते। अब देखो ये क्वेश्चन है पीवाईक्यूज और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये अभी आप देख रहे हो 2020 2014 में पूछा है, अभी हम 2021 में देखेंगे तो वहां भी ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट आया हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप पीवाईक्यूज जरूर से सॉल्व करो। और ये डेली सीरीज हमारी रात को 8 बजे हमारे चैनल पे हो रही है। इसका कंप्लीट शेड्यूल मैंने चैनल के एक वीडियो के थ्रू डाल रखा है, साथ में मैंने कंप्लीट शेड्यूल अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल रखा है। तो आप ज्वाइन करके देख सकते हो और डेली रात को 8 बजे आप हमें ज्वाइन करो और पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, अभी तक हमारे काफी टॉपिक्स पीवाईक्यू के कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें अगर हम फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो हमने प्री फॉर्मुलेशन कर लिया, हमने टैबलेट कर लिया, हमने कैप्सूल कर लिया, सस्पेंशन एंड इमल्शन भी हो गया। हम अगर फार्माकोलॉजी की बात करें तो हमने जनरल फार्माकोलॉजी कर लिया, हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कर लिया, हमने ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस कर लिया, हमने ऑटोकॉइड्स कर लिया। अगर हम फार्माकोग्नोसी की बात करें तो हमने एल्केलॉइड्स कर लिया, हमने ग्लाइकोसाइड्स। ये सारे पीवाईक्यूज विथ डिटेल डिस्कस हो चुके हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में कल हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे। ठीक है, तो डेली बेसिस पे डिस्कशन हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको रात को 8 बजे ज्वाइन करना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप खुद देखोगे कि पीवाईक्यू रिपीटेड होता है। मैंने हर वीडियो में बोला है कि 15 टू 20 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे आपको पीवाईक्यूज से मिलेंगे। तो इसका मतलब है अबाउट 80 टू 100 मार्क्स आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट ले जा सकते हो और वो दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। बट आपको क्या करना है, आपको इस पे पूरा का पूरा हमारी सीरीज को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा नहीं यूज हो सकता है। तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल में हम प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल में प्रिजर्वेटिव्स हम यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा कि आइडेंटिफाई द नॉन एब्जॉर्बल सचर अमंग द फॉलोइंग, मतलब जो हमारे टाँके लगते हैं बॉडी में, उसमें पूछा कि नॉन एब्जॉर्बल सचर कौन सा है ऐसा, जिसको क्या होता है कि कुछ ऐसे सचर्स होते हैं जो टाइम के साथ बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर उनको हमें अलग से हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जो नॉन एब्जॉर्बल सचर होते हैं उनको क्या करते हैं कि बाद में सर्जरी से निकालना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कैटगट सचर हो गया, क्रोमिक कैटगट सचर हो गया, सिल्क सचर हो गया, पॉलीडाइऑक्सा नॉन सचर हो गया। तो जो यहाँ पे हमारे सिल्क सचर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे नॉन एब्जॉर्बल सचर्स होते हैं। ठीक है, ये एब्जॉर्ब नहीं होते बॉडी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या पूछा कि अब पेरेंटल प्रोडक्ट मस्ट बी, क्या होना चाहिए, पेरेंटल प्रोडक्ट मस्ट बी ऑप्शन ने पूछा कि क्या होना चाहिए पेरेंटल प्रोडक्ट। ठीक है,
पैक्ड, अब देखो ये क्वेश्चन रिपेयर 2014 का था, ठीक, देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए ना कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ आंसर में वो था, थोड़ा सा डिस्प्यूट टाइप का था, बट यहाँ का जो करेक्ट आंसर एज पर आंसर की हम देखेंगे तो यहाँ पूछा है पैक्ड इन अ बॉटल, स्टरलाइज होना चाहिए, फ्री फ्रॉम वायबल और लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन ऑफ द अबव। तो ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो कंफ्यूजन थी लोगों की वो बी और सी ऑप्शन में थी, ठीक है। तो बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है आप ना, करेक्ट आंसर होगा स्टरलाइज। पेरेंटल प्रोडक्ट जो भी होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वो स्टराइल होने चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज पेरेंटल प्रोडक्ट मस्ट बी स्टरलाइज। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पे आया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब या तो पेरेंटल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन पूछ सकता था, या कभी कभी मेंशन कर देता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, या शॉर्ट फॉर्म में इसका टीपीएन दे देता है। तो तीनों चीजें सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या पूछा पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में, पहले हम ऑप्शंस देखेंगे। पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस आर हाइपरटोनिक एंड आईवी फ्लूइड्स आर आइसोटोनिक। ओके, पहला ऑप्शन दे रखा। दूसरा, बोथ आर आइसोटोनिक, ठीक है। पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस आर हाइपरटोनिक एंड आईवी फ्लूइड्स आर हाइपरटोनिक, दोनों हाइपरटोनिक दे रखा, मतलब पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक एंड आईवी फ्लूइड्स आर हाइपरटोनिक। देखो, अब यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक समझो, पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है। पेरेंटल न्यूट्रिशन में जैसे अगर हम बात करें टीपीएन या पेरेंटल न्यूट्रिशन में, तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन हमारे सॉल्यूशन से ब्लड में ट्रांसफर होना चाहिए। अब ट्रांसफर कब होगा, जब ये हमारे क्या होने चाहिए, ये हमारे हाइपरटोनिक होंगे। जब ये हमारे हाइपरटोनिक होंगे तभी तो इनसे ट्रांसफर होगा। अगर ये खुद हाइपोटोनिक होंगे तो मतलब इन पे अगर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तभी तो ये ट्रांसफर कर पाएंगे। और जो हमारे जितने भी आईवी फ्लूइड्स होते हैं, आईवी फ्लूइड्स का क्या होना चाहिए, ये हमारे ब्लड के साथ आइसोटोनिक होने चाहिए, ताकि कोई भी रिएक्शन देखने को ना मिले। ये आईवी फ्लूइड्स कैसे होने चाहिए, आइसोटोनिक। और जो पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो कैसे होने चाहिए, वो होने चाहिए हाइपरटोनिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस आर हाइपरटोनिक एंड द आईवी फ्लूइड्स आर आइसोटोनिक। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, सॉरी क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ डेक्सट्रोज इन अ लार्ज वॉल्यूम इन्फ्यूजन फ्लूइड्स इज टिपिकली। अब लार्ज वॉल्यूम जो इन्फ्यूजन फ्लूइड्स हैं उनमें डेक्सट्रोज का अमाउंट कितना होता है, ये पूछा रहे। 5% वेट बाय वॉल्यूम, 10% वेट बाय वॉल्यूम, 25% वेट बाय वॉल्यूम या 50% वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो हमारा डेक्सट्रोज होता है वो आइसोटोनिक होता है ब्लड के साथ, किस कंसंट्रेशन पे, ब्लड के साथ आइसोटोनिक होता है जब ये 5% वेट बाय वॉल्यूम में होता है, तब ये हमारा आइसोटोनिसिटी शो करता है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दैट इज 5% वेट वॉल्यूम, ठीक है। कि यहाँ पे ये प्लाज्मा के साथ हाइपोटोनिक आइसोटोनिक होता है, तो ताकि हमारा जो ऑस्मोटिक इम्बैलेंस है वो ना हो, इसीलिए हम लोग 5% वेट बाय वॉल्यूम में देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर। अब देखो, मैंने आपको बोला था ना क्वेश्चन रिपीट होता है तुरंत। अगर ये देखो, ये क्वेश्चन 2015 का था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 2016 में। तो पी वाई क्यू अगर 15 का क्वेश्चन सॉल्व करके जो 16 में गया होगा उसके लिए बोनस क्वेश्चन था, प्री ऑफ कास्ट के मार्क्स। विच परसेंटेज ऑफ डेक्सट्रोज, अभी देखा यार 5% आइसोटोनिक। सिंपल, देखो ऐसे इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ पी वाई क्यू सॉल्व कराने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको फ्री के मार्क्स जो हैं वो ना छूटे, और साथ में जितने भी आप टॉपिक्स हैं वो रिवाइज कर लो। और इसीलिए मैंने शेड्यूल पहले दे दिया कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ डेली बस 2 आवर्स दे दो, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ। कितने कितने टाइम बोल रहा हूँ मैं आपको, 2 आवर्स, डेली के 2 आवर्स। 2 आवर्स कैसे, 30 मिनट्स की हमारी क्लास होती है। इससे मैक्स क्लास अभी तक मैंने नहीं रखी है पी वाई क्यूज़ में, 30 मिनट्स की पी वाई क्यू की क्लास होती है। इससे पहले आप दिन में कभी भी 1 या वो 1 से 1.5 घंटे का टाइम निकाल लो, और ये जो टॉपिक है, जो मैं शेड्यूल पे टॉपिक दे रखा उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। 1 घंटे में आराम से रिवाइज हो जाएगा, उसका उसको 30 मिनट्स में आके इसके पी वाई क्यू सॉल्व कर लो। अगर तुम 1.5 घंटे दे देते हो तो जेन्युइन मैं बता रहा हूँ, तुम 1.5 घंटे दे दो, क्या नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन हो जाएगी। तुम्हारा जो टेक्स्ट मॉक टेस्ट में जो नंबर नहीं आ रहे ना वो कैसे इनहेंस होंगे तुम खुद देखोगे। तुम अगर तुम्हें अभी जैसे रिमेनिंग 1 मंथ है ना, तुम नेक्स्ट 10 डेज ये फॉलो करके देख लो, नेक्स्ट 10 डेज फॉलो करके देख लो। अगर तुम्हारे मार्क्स ना इनहेंस हुए तो मुझे आके बताना, और फॉलो करो, अगर इनहेंस हो तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। तो इसीलिए बस आपको सॉल्व करना है हमारे साथ, और साथ में जो टॉपिक्स अगर यहाँ पे पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, अगर तुमने नहीं किए हुए हैं तो उसको जाके एक बार अच्छे से रिपीट कर लो। चलो ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म ओवरफिल। टर्म ओवरफिल का क्या सिग्निफिकेंस है। अब देखो सिंपल सी बात है यार, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ओवरफिल मतलब एक्सेस होगा, तो पहले हम इलिमिनेट करना पड़ेगा। इट इज सिमिलर टू ओवरेज, इट इज द एक्सेस वॉल्यूम फिल्ड इन कंटेनर, एग्जांपल वायल्स एम्प्यूल्स टू avoid the loss by degradation. It is the excess filling of container to avoid the loss during packaging. It is a violation of packaging regulation as per GMP। देखो इसमें ओवरफिल का मतलब क्या होता है कि लाइक कोई भी वॉयल्स या एम्प्यूल्स होता है उसमें हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉल्यूम फिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब क्या होता है कि जो कंपनियां होती हैं वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम फिल करती हैं, क्योंकि कि जब प्रोसेसिंग क्या टाइम होता है ना, तो प्रोसेसिंग के टाइम पे क्या हो जाता है कि थोड़ा बहुत कुछ चांसेस रहते हैं कि प्रोडक्ट के लॉस होने के लिए, ठीक है। तो
तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉल्यूम फिल करते हैं ताकि जो पेशेंट है उसको फुल इंटेंडेड डोज मिले। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ओवरफिल। तो इट इज एक्सेस वॉल्यूम फिल्ड इन कंटेनर्स, एग्जांपल वाइल अपियर्स टू अवॉइड द लॉस बाय द डिग्रेडेशन या लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी बी यहाँ पे जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यूज एज अ ब्लॉकिंग एजेंट इन स्टेरॉइड हो सकता है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में हम बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट क्या कैसे कैसे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। सबसे पहला एक एंटीऑक्सीडेंट होता है ट्रू एंटीऑक्सीडेंट, एक होते हैं ट्रू एंटीऑक्सीडेंट, दूसरे एक होते हैं फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स। ठीक है, एक होते हैं फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स। ठीक है, उसके बाद एक होते हैं चिलेटिंग एजेंट, या इन्हीं को हम लोग किस नाम से और एक नाम से जानते हैं, इनको हम लोग सिक्वेस्टेरिंग एजेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रू एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। ट्रू एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं कि ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब क्या है कि ये प्रेफरेंशियली खुद ऑक्सीडाइज होकर डायरेक्ट के ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं ट्रू एंटीऑक्सीडेंट्स। फिर फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स क्या होते हैं कि हमने जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस पढ़ा था तो हमें पता था कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो मतलब ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो कैसे होता है, फ्री रेडिकल के जनरेशन से। जैसे फ्री रेडिकल जनरेट होंगे उसी के साथ ही ऑक्सीजन का प्रोसेस इनिशिएट होता है, ऑक्सीडेशन का, सॉरी ऑक्सीजन बोल रहा हूँ मैं, उसी के साथ ही ऑक्सीडेशन का प्रोसेस वो होता है, जनरेट होता है, इनिशिएट होता है। तो जो ये क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल को ही इंट्रैप कर लेते हैं, मतलब फ्री रेडिकल से बाइंड हो जाते हैं। और जब फ्री रेडिकल ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, इसका एग्जांपल होता है टोकोफेरॉल। अब चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो कुछ मेटल आयन के कॉम्प्लेक्स में, मेटल एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। तो ये चिलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, उन मेटल एटम्स के साथ जो होता है वो बॉन्ड बना लेते हैं। जब वो मेटल एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बन गया तो फिर अपने आप ऑक्सीडेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था ब्लॉकिंग, एक्ट एज अ ब्लॉकिंग एजेंट। तो ब्लॉकिंग एजेंट के रूप में कौन से काम करेंगे, वो ब्लॉकिंग एजेंट के रूप में अपने पास यहाँ पे काम करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड ईस्टर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है कि फोमिंग ड्यूरिंग द लिक्विड फिलिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय द ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब दो चीजें पूछा कि एक्सेप्ट कि लिक्विड फिलिंग के टाइम पे जो फोम का प्रोडक्शन होता है वो रिड्यूस किया जा सकता है सारे मेथड से एक्सेप्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फिलिंग लाइन, मिनिमाइज द प्रोडक्ट टर्बुलेंस, क्लोज सीलिंग फिलिंग और यूज ऑफ डिफोमिंग डिवाइस। अब देखो तुम खुद समझो, अगर किसी चीज में फोम आता है जितनी तुम स्पीड बढ़ाओगे उतने ज्यादा फोम बढ़ेगा। तो इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फिलिंग लाइन ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इससे फोमिंग रिड्यूस हो, इससे फोमिंग और बढ़ेगी। मिनिमाइज द प्रोडक्ट टर्बुलेंस, सही बात है, जितना प्रोडक्ट का टर्बुलेंस कम रहेगा उतनी ज्यादा फिलिंग कम फोमिंग कम होगी। क्लोज सिस्टम फिलिंग कर दो, सही बात है, यूज ऑफ द डिफोमिंग डिवाइस कर दो। तो यहाँ पे पूछा था एक्सेप्ट, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज द स्पीड ऑफ इन द फिलिंग लाइन की स्पीड बढ़ा के हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन फॉर द यूएसपी टाइप 1 ग्लास कंटेनर फॉर इंजेक्शन। अब यूएसपी टाइप 1 ग्लास कंटेनर के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर हम ग्लास के कंटेनर के लिए टेस्ट की बात करें तो ग्लास कंटेनर के लिए हमारे पास दो टाइप के टेस्ट हैं। पहला है पाउडर्ड ग्लास टेस्ट, पाउडर्ड ग्लास टेस्ट, ठीक है, पाउडर्ड ग्लास टेस्ट होता है। दूसरा जो होता है वाटर अटैक टेस्ट, वाटर अटैक टेस्ट। ये दो टेस्ट हम लोग करते हैं ग्लास के कंटेनर को इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, अब जो हमें पता है कि चार टाइप के ग्लास होते हैं, टाइप 1 2 3 4। तो जो पाउडर्ड ग्लास टेस्ट होता है ये होता है टाइप 1, टाइप 3 एंड टाइप 4 के लिए, टाइप 4 के ग्लासेस के लिए। और जो वाटर अटैक टेस्ट होता है ये केवल एक टाइप के ग्लास के लिए, जो होता है टाइप 2 ग्लास के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, हमारा क्वेश्चन पूछा था कि टाइप 1, अब टाइप 1 3 और 4 के लिए क्या यूज होता है, टाइप 1 और 3 और 4 के लिए यूज होता है पाउडर्ड ग्लास टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट इज द इफेक्टिव रेशियो ऑफ द मिथाइल पैराबेन एंड प्रोपाइल पैराबेन फॉर द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन जो है वो एस्टर क्लास के प्रिजर्वेटिव्स है। किस क्लास के प्रिजर्वेटिव्स है, एस्टर क्लास के प्रिजर्वेटिव्स है। इनका क्लास अच्छे से आपको याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगर हम इनके इंडिविजुअल रेशियो की बात करते हैं कि जो इंडिविजुअली इसको हम लोग कितने कितने कंसेंट्रेशन में यूज कर सकते हैं, इनका इंडिविजुअल कंसेंट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। वेट अ मिनट, ठीक है, हाँ देखो मिथाइल पैराबेन का जो कंसेंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए, वो 0.01 से लेके 0.18 के बीच में होना चाहिए, 18% के बीच में होना चाहिए। और अगर प्रोपाइल पैराबेन की कंसेंट्रेशन की बात करें तो ये 0.005 से लेके कितने के बीच में, 0.035 के बीच में रह सकता है, वेरी कर सकता है। ठीक है, ये इसका इन दोनों का इंडिविजुअल कंसेंट्रेशन है। बट हमें यहाँ पे इंडिविजुअल कंसेंट्रेशन नहीं पूछा है, हमसे पूछा इफेक्टिव रेशियो।
तो जो इनका इफेक्टिव रेशियो होता है वो होता है 2.5:1 का रेशियो होता है। इसमें 2.5 जो होता है वो होता है मिथाइल पैराबेन और 1 जो होता है वो होता है प्रोपाइल पैराबेन की कंसेंट्रेशन। ये रेशियो जो होता है वो एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिविटी एक्टिविटी दिखाने के लिए सफिशियंट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग आगे बात करते हैं, क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द यूएसपी टेस्ट लिमिट और द ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास विथ अ कंटेनर साइज ऑफ 200 ml। अब यूएसपी के हिसाब से जो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है उसकी जो हमारे पास साइज कितनी होनी चाहिए, 200 ml की जो साइज है उसका क्या उस पे होना चाहिए, लिमिट पूछा है ना। ए ऑप्शन दिया 0.70 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल एसिड, दूसरा पूछा है कि 1 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल एसिड, तीसरा जो पूछा है अपने पास 0.20 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल एसिड्स और 0.70 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल एसिड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका आंसर क्या है, आप चैट बॉक्स में फटाफट से बताओ। ठीक है, कि जो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है उसको 2000 ml का उसका जो हमारे पास क्या है कि यूएसपी टेस्ट लिमिट के हिसाब से क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.2 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल एसिड्स। मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, देखो मैं बताता हूँ। अगर जो हम ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास की बात करें तो इसमें हमारा वाटर अटैक टेस्ट होता है। अब इसमें दो चीजें होती है, अगर 100 ml या उससे लेस है कंटेनर, ठीक है 100 ml या उससे लेस है तो कितना होना चाहिए, तो 0.70 ml जाएगा। और अगर 100 ml से ज्यादा है, ठीक है ग्रेटर देन 100 ml की कैपेसिटी है कंटेनर की, तो कितना होना चाहिए, फिर 0.2 ml होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा था 200 ml, तो यहाँ पे 0.2 ml। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे शायद रॉन्ग आंसर मार्क है ना, ये आंसर गलत है। ठीक है, ये गलत है, इस पे नहीं ध्यान देना है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंटेनर्स में बी रेंडर्ड फ्री फ्रॉम पायरोजेंस। अब फ्री फ्रॉम पायरोजेंस बाय एडिक्वेट क्लीनिंग एंड बाय, अब पायरोजन से फ्री करने के लिए यहाँ पे ऑटोक्लेव में क्या फिनोमेना होता है, या हीटिंग से होगा या ऑटोक्लेव से होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। तो पायरोजन फ्री करने के लिए मेनली हम किस पे फोकस करते हैं, मेनली हमारा होता है हीटिंग से। तो हीटिंग के दो ऑप्शन है यहाँ पे, और हीटिंग के लिए क्या होता है 210 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 4 आवर्स अगर हम देते हैं तो कंप्लीटली पायरोजन फ्री हो जाता है यहाँ पे आपका क्या कंटेनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास इज नॉट सुटेबल फॉर द फैब्रिकेटिंग कंटेनर। अब जो जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास है वो किसके लिए सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल पूछा है, पेरेंटल, ओरल सॉल्यूशन, लिक्विड। अब देखो जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास है वो जो है वो पेरेंटल के लिए कभी भी यूज नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, अब जनरल पर्पस का यूज किसके लिए होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ड्राई पाउडर के लिए, ऑलियोजिनस बेस के लिए, इस सब के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और बाकी हमारे पास जो टाइप 1 होता है उसको हम लोग बफर्ड एंड अनबफर्ड सॉल्यूशन और पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और टाइप 2 जो है वो हमारा किसके लिए यूज होता है, वो ड्राई पाउडर, ओलियोजेनस हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, फिर एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया, एक्वस प्रिपरेशन, इनके लिए हम लोग टाइप 2 का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पेरेंटल विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो अब देखो सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, अभी अगर किसी ने पिछला क्वेश्चन देखा होगा, जस्ट जो हमारा 2020 का यहाँ पे किसका 2019 का क्वेश्चन था, और सेम क्वेश्चन अब यहाँ 2020 में भी रिपीट हुआ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। पायरोजन्स इन कंटेनर आर डिस्ट्रॉयड बाय द हीटिंग एट, अभी हमने देखा कि पायरोजन कंटेनर में जो डिस्ट्रॉय होंगे वो किसके लिए, 210 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 आवर्स के लिए, अभी देखा था। करेक्ट आंसर वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसीलिए बोलता हूँ आपको कि पीवाईक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपा फिल्टर्स आर रिमूव एटलीस्ट 10% ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ दैट माइक्रोन डायमीटर। ठीक है, तो हेपा फिल्टर जो है वो कितने परसेंट ऑफ पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे, किस माइक्रोन डायमीटर के, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन। ठीक है, हेपा फिल्टर जो रिमूव करेंगे वो किसको रिमूव करते हैं, ऑप्शन ए है 99.99% ऑफ 0.1 माइक्रोन डायमीटर, 99% 0.3 माइक्रोन डायमीटर, 99.99% 0.3 माइक्रोन डायमीटर, और 99% 0.1 माइक्रोन डायमीटर। तो जो यहाँ पे हेपा फिल्टर्स जो रिमूव करते हैं वो किसका रिमूव करते हैं, 99.99% ऑफ द पार्टिकल्स, और जो डायमीटर होता है 0.3 माइक्रोन मीटर साइज के पार्टिकल्स को वो रिमूव कर सकते हैं हमारे हेपा फिल्टर्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फिर अब देखो अभी पिछला ये क्वेश्चन ये आया था 2014 में, क्वेश्चन आया था, फिर 2021 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि प्रिजर्वेटिव्स आर यूजुअली नॉट एडेड। पीवाईक्यू देख लो, 3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं इजी आराम से। अब आपको 3 से 4 क्वेश्चन अभी कम लग रहे होंगे, बट अगर आप 4 क्वेश्चन जीपैट का समझो ना, तो 4 क्वेश्चन का मतलब हो गया 14 मार्क्स, और अगर आप ये 4 गलत करते हो तो आपके जाएंगे कितने, 20 मार्क्स। अब इस 20 मार्क्स में आपकी रैंक कहाँ जाएगी, आप खुद डिसाइड कर लो। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव्स आर यूजुअली नॉट एडेड एट स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, ऑल पेरेंटल, या किसमें, तो अभी हमने देखा कि लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल में प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो डे बाय 2022 का क्वेश्चन है, कि क्या क्वेश्चन है, वाटर फॉर इंजेक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय द यूजली विच मेथड। तो वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है वो हमारा दो मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। एक तो हमारे पास ये मेथड प्रिपेयर किया जाता है किससे, एक ये प्रिपेयर किया जाता है हमारे पास वाटर फॉर इंजेक्शन जो है, एक प्रिपेयर किया जाता है सिंपल डिस्टिलेशन से। ठीक है, एक प्रिपेयर किया जाता है सिंपल
डिस्टिलेशन से, और दूसरा जो मेथड है इसका वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। दो मेथड से प्रिपेयर किया था, तो यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस तो है नहीं, सिंपल डिस्टिलेशन है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है आपसे कि विच व्हीकल इज यूज इन इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग बिफोर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के पहले इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग कौन सा व्हीकल यूज करते हैं? प्यूरिफाइड वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टेराइल वाटर, या बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर। तो हम लोग इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग में स्टरलाइजेशन से पहले हम लोग यूज करते हैं किसका? वाटर फॉर इंजेक्शन, क्योंकि बाद में वो स्टेराइल होने वाला है, तो हम लोग स्टरलाइजेशन से पहले वाटर फॉर इंजेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द टाइम टेकन एट अ फिक्स टेम्परेचर और अ रेडिएशन डोज रिक्वायर्ड टू अचीव 90% रिडक्शन इन अ वायबल बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे वायबल बैक्टीरियल सेल के रिडक्शन में 90% के लिए जो है उसको क्या बोलेंगे? एफ वैल्यू, जेड वैल्यू, डी वैल्यू, टी वैल्यू। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊं ना, थोड़ा सा तीन वैल्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक होती है डी वैल्यू। डी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? डी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डेसिमल रिडक्शन टाइम। डी वैल्यू को हम लोग डेसिमल रिडक्शन टाइम बोलते हैं। दूसरी आती है अपने पास जेड वैल्यू। जेड वैल्यू को हम लोग बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस टाइम। जेड वैल्यू को हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस कांस्टेंट बोलते हैं, सॉरी टाइम नहीं बोलते हैं, ठीक है। फिर लास्ट आती है एफ वैल्यू। एफ वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? एफ वैल्यू को हम लोग बोलते हैं थर्मल डेथ टाइम। एफ वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? वेट अ मिनट यार, एफ वैल्यू को हम लोग बोलते हैं थर्मल डेथ टाइम। अब ये तीनों होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन है इससे आते हैं। डी वैल्यू की सबसे पहले बात करें तो डी वैल्यू क्या होता है? द टाइम फॉर हीट एक्सपोजर और द डोज, जो क्या करे, जो 90% रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रोबियल पॉपुलेशन टू डिक्लाइन बाई 1 डेसिमल पॉइंट, या 90%, दो चीजें हो, 90% मेंशन हो, 1 डेसिमल पॉइंट मेंशन हो, या 1 लॉग यूनिट रिडक्शन मेंशन हो कहीं भी माइक्रोबियल ग्रोथ में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है? डेसिमल रिडक्शन टाइम। मतलब बैक्टीरियल की, सॉरी यार डी वैल्यू, बैक्टीरिया की ग्रोथ में 90% डिक्लाइन हो या 1 लॉग वैल्यू डिक्लाइन हो, उसके जितना टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल रिडक्शन टाइम। और जेड वैल्यू, जेड वैल्यू क्या होता है कि ये डिस्क्राइब करता है इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन डेसिमल रिडक्शन टाइम। मतलब क्या कि जो डेसिमल रिडक्शन टाइम में टेम्परेचर का क्या इन्फ्लुएंस होता है, उसको हम लोग इसको वो डिस्क्राइब करता है किससे? जेड वैल्यू से। अगर इसको हम लोग डिस्क्राइब करना हो तो कैसे कर सकते हैं? इट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर नेसेसरी टू कॉज द 90% रिडक्शन इन डी वैल्यू। डी वैल्यू में 90% रिडक्शन के लिए जो टेम्परेचर इंक्रीज की नेसेसिटी होती है वो किसके अंदर आती है? वो आती है जेड वैल्यू के। फिर आता है एफ वैल्यू। एफ वैल्यू आता है थर्मल डेथ टाइम। थर्मल डेथ टाइम क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू किल स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अंडर अ डिफाइंड कंडीशन। एक डिफाइंड कंडीशन में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो आती है हमारी किसमें? एफ वैल्यू के अंदर, जिसको हम लोग थर्मल डेथ टाइम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि 90% रिडक्शन पूछा था, तो 90% रिडक्शन अभी हमने देखा किसमें होता है? डी वैल्यू में। तो ऑप्शन जो 3 है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। तो ये कंप्लीट पीवाईक्यू थे। यहाँ स्लाइड्स थोड़ा सा डिस्ट्रक्चर हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको बाद में करेक्ट कर देंगे अपलोड करने से पहले। बट थैंक्स फॉर द वॉचिंग। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में व्हाट्सअप ग्रुप जाके ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक कैसे आप लोग के लिए सारी चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। आप सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, जेन्युइन फीडबैक मेंशन करो कि वीडियो कैसा लगा, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, ठीक है। और जाके एक बार शेड्यूल का वीडियो देख लो, जो हम कंप्लीट शेड्यूल के साथ पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।